नमस्कार, मैं हूँ सागर सोनी और आप देख रहे हैं चैनल टॉक विद ऋषि। आज हमारे साथ अयोध्या से चल के आएंगे एक कोरियोग्राफर, एक फोक डांसर, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने जीवन के अंदर काफ़ी चीज़ें देखी हैं और काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। तो मेरे साथ हैं मिसेस लता सोनी जी और मैं आज उनके साथ बैठकर उनके जीवन और उनके संघर्ष के बारे में बात करूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा और आप सबको उनके जीवन के बारे में जानकर प्रोत्साहन मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं टॉक विद ऋषि पर। मेरे साथ हैं लता सोनी जी। नमस्कार लता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे टॉक विद ऋषि में इनवाइट किया। शुक्रिया, थैंक यू। तो लता जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो शुरुआती पड़ाव, मैं क्योंकि देखिए आपके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है और काफ़ी कुछ मैंने समझने की कोशिश भी की है। आप अपना थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपकी जो शुरुआती जीवन, या मैं ये कहूँ आपका जो बचपन है वो कैसे बीता, थोड़ा सा आप मुझे उस बारे में बताओ। उस बारे में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि एक हमारे जीवन में हमारे फैमिली, हमारा बैकग्राउंड, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। क्योंकि मेरे लाइफ में मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, काफ़ी रिच फैमिली से हूँ मैं, जहाँ पर मुझे किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं हुई। लेकिन कमी क्या थी? एटमॉस्फेयर की कमी थी। माइंड डेवलप नहीं था लोगों का, थोड़ा सा कंजर्वेटिव मुझे माहौल मिला लोगों के से। तो वहाँ पर मुझे जो समस्याएं हुई हैं स्टडी के लिए बचपन से, वो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा बचपन का। अकॉर्डिंग कि हालांकि सब कुछ मेरे पास था, पैसा था, गाड़ियाँ थी, पापा का दिया हुआ, मतलब पापा ने हर सुविधा उपलब्ध कराई हुई थी। बट सिर्फ ये था कि एक प्रॉब्लम कि उन्होंने हमें थोड़ा बंदिशों में रखने की कोशिश की। उनके खैर वो टाइम पीरियड भी ऐसा था जिसमें लड़कियों का निकलना, बाहर निकलना लोग पसंद कम क्या करते थे। तो मेरे पापा भी थोड़े से उसी माइंड के व्यक्ति थे। लेकिन उसी में स्ट्रगल मेरा शुरू हुआ बचपन से। छोटी छोटी समस्याएं आती गई, पढ़ाई पर दिक्कत आती रही कि इतना पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है, लेटर लिखना आ गया तो बस बहुत है, इससे ज़्यादा क्या करोगी पढ़कर। तो इस तरह की दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे इस माहौल में भी मेरे ईश्वर से कह लीजिए या मेरे गॉड गिफ्ट कह लीजिए कि मुझे वो चीज़ें आती गई सामने, सफलताएं मिलती गई मुझे सामने। मैं हर प्रॉब्लम को फेस करते करते आगे निकलने में कामयाब हुई। तो इसमें मेरे ईश्वर का ही मैं कहूँगी कि उनका हाथ मेरे सर पर हमेशा रहा। तो लता जी, आप मुझे एक बात बताएं, तो आपका जो शुरुआती आपने जो बताया कि बड़ा नदर माइंडेड पीपल्स थे, मतलब फैमिली का काफ़ी प्रेशर्स था, तो उस तरीके से आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने 12th की जो लाइफ होगी आपकी, थोड़ा सा मुझे उस बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। तो थोड़ा मुझे बताइए कि जो आपका जो पीरियड था 10th to 12th वाला, क्योंकि देखिए इतना आसान उस समय नहीं था कि एक लड़की का पूरी तरह पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ना। तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए। मैं बड़ा यानी मैं बड़ा सोचता हूँ इस बारे में और मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में, आपके बारे में। बहुत ही आपने जो बात कही उससे मैं पूरा समर्थन रखती हूँ इस बात पे। क्योंकि उस समय के समय में दिक्कतें तो थी जो हमें फेस करनी पड़ी और हर लड़की को करनी पड़ती है, क्योंकि इतना नैरो माइंडेड माहौल था। हर कोई पीछे से मतलब
खींच रहा था कि नहीं ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, तुम लड़की हो, तुम्हें घर में रहना चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, खेल कूद जैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, आपको जूडो नहीं सीखना चाहिए, आपको ये सब मतलब इस तरह की जो भी बाहर की एक्टिविटीज़ होती थी उसमें भी जाने के लिए मना किया जाता था। इवन कहीं जाना है तो कोई साथ में होना चाहिए आपके, तभी आप कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स के साथ भी कहीं जाना है तो उसमें भी आपके साथ कोई होना चाहिए, वो अलोन आपको नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरे फादर ने जैसा कि आपको पता है बहुत वेल सेटल्ड थे, सब कुछ हमारे घर में थी, गाड़ियाँ सब कुछ थी। तो हम स्कूल से इवन आते जाते भी कार में ही थे। हमने कभी पैदल वॉक करके गए नहीं कि हम कभी पैदल स्कूल गए हो या पैदल स्कूल से आए हों। ऑलवेज कार हमारे पास अवेलेबल थी, पापा उसी से भेजते थे, उसी से वापस ले आते थे। तो अगर जो आपने मुझसे बात बताई कि प्रॉब्लम्स, उसमें मैं अपनी एक घटना आपसे बताना चाहूँगी। जब 12th पास हुई तो ये हुआ कि अब कॉलेज में एडमिशन लेना है। पापा से बात की तो पापा ने ये डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं अब कॉलेज नहीं जाना है। और मेरा तो मोटिव यही था, बचपन से मैं ये सोच के थी कि मेरे घर में बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक आगे पढ़ाई नहीं की है, मतलब वो 10th भी उन्होंने क्लियर नहीं की थी। तो मुझे लगता था मैं पहले बच्ची उस घर की थी जिसने 12th पास आउट किया, तो कॉलेज जाने का मेरा मन भी था और आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने का भी मेरी बहुत इच्छा थी। तो उस समय जब पापा ने मना कर दिया तो ये बहुत टेंशन का मेरे को फील होने लगा कि मैं क्या करूँ, ये तो मेरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, आगे जाके मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी जो मैंने सोचा है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो उसमें तो मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पापा ने मना कर दिया। काफ़ी दिन तक मैं सोचती रही, इवन रातों में मैं रोती भी थी कि क्या करूँ, क्योंकि सबने सबसे बात करके देख लिया कि पापा से बात करो, बड़े भाई लोग थे उनसे भी कहा पापा से बात करो, बट सबने मना कर दिया कि नहीं आपको नहीं कॉलेज नहीं जाना है। फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरी एक क्लास 5 में टीचर हुआ करती थी, मिसेस दिनेश नाम था उनका, वो इंग्लिश की टीचर थी और वो मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत लाइक भी करती थी और वो एक समाज सेविका भी थी। तो एक बार ऐसी कुछ बात में मैंने मैम से शेयर किया कि मैम मेरे घर में ऐसे-ऐसा है माहौल, मैं आगे कैसे करूँगी, क्या करूँगी मैं, कभी मुझे दिक्कत हुई तो? तो मैम ने कहा बेटा तुझे जब भी कभी इस तरह की समस्या आए या तुझे फेस करनी पड़े तो तू मुझे याद करना, मैं तेरे लिए ऑलवेज खड़ी हूँ। जब भी तू मुझे बात करेगी, मुझे बोलेगी तो मैं तेरे लिए पूरी तरह से हेल्प करूँगी। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँ। जी। तो अ, अचानक से याद आया तो मेरे छोटे भाई-बहन, मैं तो उस स्कूल से पास आउट हो चुकी थी। मेरे छोटे भाई-बहन स्कूल जाते थे, तो मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि आप दिनेश मैम का नंबर लेकर आना। फिर वो अगले दिन गया स्कूल तो उसने दिनेश मैम से नंबर लेकर आया। फिर मैंने उनसे इवनिंग में बात की, उनको अपनी सारी समस्या बताई और मैम से कहा कि मैम कुछ करिए, वरना मेरी तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, मैं आगे मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। मैम ने कहा ठीक है मैं आती हूँ, पापा से बात करती हूँ। तो अगले दिन मैम आई शॉप पर और उन्होंने पापा को समझाया, बताया कि ऐसा है, जाने दो, आपके घर में देखिए कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ा है, ये इसने 12th पास कर लिया है, आगे पढ़ने दीजिए, क्या दिक्कत है? तो पापा ने कहा नहीं हमारे खानदान में लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती-वढ़ती हैं नहीं और हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाना है और हमें आपत्ति है कि लड़की कॉलेज जाए, हम पसंद नहीं करते। तो मैम ने कहा ठीक है अगर आप कॉलेज भेजना नहीं चाहते हैं तो एक ऐसी संस्था भी है जिसे कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, उसके थ्रू भी आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उसमें तो मेरे पापा को जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बच्चे जाए ना और पेपर पढ़ाई भी हो जाए। तो मैम ने बताया कि ये भैया यहाँ है ऐसी एक जगह जहाँ पर मतलब बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस में जाते हैं, उनका घर बैठे पढ़ाई होती है, उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है। वो सिर्फ एग्ज़ाम देंगे और उनका कॉलेज क्लियर हो जाएगा। तो ये घर बैठे पढ़ाई भी कर लेगी और आपका भी इसका मन का हो जाएगा कि जो इसका पढ़ने की तमन्ना है वो उसकी पूरी हो जाएगी और आपकी बात भी पूरी हो जाएगी, आप भेजना नहीं चाहते जैसे कि। तो पापा को ये बात उनकी जच गई, उन्हें समझ भी आई क्योंकि भई मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो जब मैम ने उस बारे में बताया, कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी के बारे में बताया, तो मेरे पापा एग्री हुए और उनकी मदद से मेरी पढ़ाई आगे शुरू हुई। ये बहुत बड़ी बात है। यानी उसमें भी मुझे आपने जैसा बताया कि
उसमें यानी जो टीचर्स थे वो बच्चों को लेकर कितने सेंसिटिव जी। थे और बच्चों को लेकर कितना चिंता करते थे, तो ये आपके बातों से मुझे लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका भी आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अगर मेरे लिए वो मेरी लाइफ़ की बेस्ट टीचर थी, हैं और हमेशा रहेंगी। उनके लिए मैं जितना भी शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे लिए कम है। अरे उन्होंने गुरु का, एक तरह से मैं जी, जी, अपने बिल्कुल। व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि देखिए, गुरु का गुरु का महत्व ही यही क्या है कि आप जो है कैसे न कैसे अपने शिष्य को आगे बढ़ाएं। भले ही आप, भाई ये नहीं कहते कि एक गुरु, हम आज के टाइम पे जो होता है कि भाई गुरु एक साथ ही चलता है। कभी कभी हम किसी के पास एक समय, कुछ पल तक भी हम रहते हैं, उसको अपना हम गुरु के माध्यम से हम उसको देखते हैं, वो हमारे जीवन भर वो हमारे एज अ गुरु ही रहता है। नहीं, मैं इसके लिए एक और बात कहना चाहूँगी कि जो शिक्षा मुझे अपने गुरु से मिली, उनका हेल्पिंग नेचर और अपने विद्यार्थी के लिए उनका मोटिवेशन जो था, जो भी कुछ था, उन्होंने जो दिया, वो मैंने आज तक अपने लाइफ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी एज़ अ टीचर हूँ, क्योंकि एज़ अ कोरियोग्राफर डांस कराना, सिखाना, ये मेरा भी लाइफ है और मैं भी एक टीचर ही हूँ। तो मैं अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसे ही चलती हूँ। अगर उन्हें किसी मोड़ पर मेरी आवश्यकता होती है, तो मैं पूरी तरह से उनके लिए हेल्प करती हूँ। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में गुरु का महत्व तो हम जानते हैं, क्योंकि हम हमारे जो जीवन है, हर एक व्यक्ति का जो जीवन है, वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद एक गुरु की श्रेणी में आता है। तो हम इस बात को हम समझते हैं और हम इस भावना की कदर भी करते हैं, और मेरा व्यूअर्स से कहना है, आप भी किसी न किसी फील्ड में होंगे, किसी न किसी पद पे होंगे, आप पे कहीं ना कहीं आपके छोटे, यानी छोटे बच्चे होंगे या ऐसे व्यक्ति जो आपको गुरु मानते होंगे, तो आप भी ज़रूर उनका ऐसे सपोर्ट कीजिए और उनको आगे बढ़ाएं। तो लता जी, ये तो आपने मुझे बता दी कि आपका जो 10th से 12th का जो जीवन था कैसे रहा, और आपने फिर किस तरीके से आपने कॉरस्पॉन्डेंस करके अपनी पढ़ाई पूरी करी, तो वो तो आपने बताया। पर उसके बाद का जो जीवन था, जो आपकी कॉरस्पॉन्डेंस लाइफ का जो जीवन था, देखिए, फादर से बात करके आपने एडमिशन तो करा लिया, पर उसके बाद का जो जीवन था, क्या परिस्थितियाँ रही आपके सामने? क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि मेरे साथ ये भी दिक्कत थी, बड़े भाई से बात करी तो वो भी दिक्कत हुई, कोई सपोर्ट नहीं था, पर एक मैम आई तो मैम ने सपोर्ट करा, फादर को समझाया। वो फादर को समझाने के बाद आप एक पड़ाव पार तो कर गए, पर उसके बाद का जो स्ट्रगल है, थोड़ा आप मुझे इसके बारे में बताएं। जी, बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने एडमिशन ले लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि घर बैठे पढ़ना है, तो क्यों ना जो 3 साल मेरे होंगे, उनको मैं यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि अभी मैं तो घर पर ही हूँ, बाहर तो जा नहीं रही हूँ। तो फिर उसके लिए मैंने सोचा कि मैं कोई अलग से कोई कोर्स कर लेती हूँ। तो उसी दौरान मैंने कमर्शियल आर्ट, ये साउथ वुमेन पॉलिटेक्निक से किया, गुप्ता मार्केट से। जी, कमर्शियल आर्ट। उस समय पे 1999 में मैंने एडमिशन लिया। जी। तो उसमें मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि 1998 के बाद से मेरे पास 3 साल ऐसे थे जो मैं घर में रहती। मुझे ऐसा लगा कि इसी 30 साल में मैं और भी काफ़ी चीज़ें सीख सकती हूँ, ताकि जो मेरा समय है, वो मैं खराब नहीं करना चाहती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव करना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं लर्न करना चाहती थी, क्योंकि मेरी लर्निंग में मुझे शौक बहुत तरह के थे। मुझे ड्राइंग बहुत पसंद थी, तो मैं चाहती थी कि मैं ड्राइंग में भी मतलब कुछ शिक्षा ग्रहण करूँ, ताकि उसका भी आगे लाइफ में एक यूज़ हो सके, क्योंकि मेरा मानना शुरू से था, जैसे मैं मैगज़ीन्स वगैरह और किताबें वगैरह में बहुत पढ़ती थी, तो उससे मुझे ये ज्ञान मिलता रहा कि लाइफ में सीखा हुआ कुछ भी, एनीथिंग एल्स, आपने कुछ भी सीखा है, वो कभी वेस्ट नहीं होता, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस शिक्षाप्रद बात को लेके मैं आगे कंटिन्यू चलती रही। मैंने कहा जितना मैं लर्न कर सकूं, क्योंकि मुझे पता था कभी भी मेरे फादर मेरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, अब मुझे नहीं पता वो कब इनके माइंड में आ जाए कि
आपको शादी करनी है, लीव इट, अब आप पढ़ाई छोड़ दो, वो कभी भी कह सकते थे। तो मुझे लगा कि जब तक भी जो भी समय मुझे मिल रहा है, क्यों ना मैं उसको यूटिलाइज़ करूँ और मैं कुछ अलग चीज़ सीखूँ। तो 1999 में मैंने कमर्शियल आर्ट जॉइन किया, 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स था वो। उसके साथ-साथ मैंने कंप्यूटर जॉइन किया 1 ईयर का, तो उसमें मैंने मल्टीमीडिया किया था, जिसके अंतर्गत कोरस ये आपका कोरल ड्रॉ और ये एनिमेशन 2D, 3D ये सब चीज़ें थी। इसको मैंने उसमें कवर किया, तो जो 3 साल में मैंने 3 चीज़ की, ग्रेजुएशन किया, कमर्शियल आर्ट किया और कंप्यूटर किया। और उसके साथ-साथ मैंने अपने घर पर, उसमें मेरे पापा ने बहुत हेल्प की थी। उन्होंने अपना एक प्लेस मुझे दिया था, गोडाउन मतलब अंडरग्राउंड का था, उसमें उन्होंने मुझे प्लेस दिया था जिसमें मैं अपना सेंटर भी चला रही थी। जी, बेसमेंट का एक प्लेस दिया था जिसमें मैं अपना सेंटर चला रही थी, ओम श्री साईं इंस्टीट्यूशन के नाम से, अकेडमी के नाम से। तो वो ये सेंटर मैंने वही 12th के बाद ही शुरू किया था, तो काफ़ी यहाँ भगवान नगर में काफ़ी चला, लोगों को पसंद भी आया। उसके अंतर्गत सारे हॉबी क्लासेस थी, प्लस उसमें सब्जेक्ट क्लासेस भी थी, मतलब ट्यूशन्स भी थी और साथ-साथ उसमें हॉबी क्लासेस भी थी, जैसे ढोलक है, डांस है और इस तरह की चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी है, सिलाई है, इस तरह की स्टिचिंग वगैरह, ये सारे कोर्स उसके अंदर थे। तो मैं साथ-साथ वो भी लेके चल रही थी, उससे मेरी अर्निंग भी हो रही थी और साथ-साथ मैं स्टडी भी कर रही थी। हालाँकि धन कमाना मेरा मोटिव नहीं था, बट मेरा मोटिव मेन लर्निंग था, क्योंकि जितना हम सीखेंगे और हम सिखाएँगे, हमारा लर्निंग उतना ही ज़्यादा और अच्छा और इम्प्रूव होता जाता है। क्योंकि मैं कमर्शियल आर्ट कर रही थी, तो मैं अगर ड्राइंग किसी बच्चे को सिखाऊँगी, तो मेरा हाथ और भी अच्छा चलेगा, मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा और ज़्यादा मैं सिखाने के लिए कैपेबल होंगी और मुझे पता चलेगा कि जब हम सिखाते हैं, तो कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी। ये ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब तक हम लोग उसमें डीप में नहीं जाएँगे और सही सही बात है, जब तक हम खुद सिखाएँगे नहीं, तो हमारे पास भी वो ज्ञान कहीं न कहीं अधूरा रहता है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। तो अब थोड़ा-सा हम आगे बढ़ेंगे। चलो जी, ये आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस लाइफ़ के बारे में होगा कि आपने किस तरीके से आपने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस लाइफ़ में आगे बढ़ के अपनी पढ़ाई भी करी और साथ में आपने एक इंस्टीट्यूट भी चलाया, जिसमें कि आपने काफ़ी बच्चों को शिक्षा नहीं, डांसिंग डांसिंग का आप एक तरह के गुरु रहे। आपने सिखाया, बच्चों को शिक्षा दी कि कैसे-कैसे आपको अपने डांस के करियर में आगे बढ़ना है। नहीं, इसके लिए मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि इसी के दौरान जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, अंडर ग्रेजुएशन, तो एक न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में जिसमें आर्टिस्ट की आवश्यकता थी। जैसे जो होते हैं ना आर्टिस्ट, वो नाटक वगैरह करते हैं, तो उनमें प्रोग्राम के लिए जूनियर आर्टिस्ट की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आया था, तो मैंने कहा क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि डांस मुझे पसंद था, आर्ट और नाटक वगैरह भी मुझे करने में आनंद आता था, तो उसके लिए मैंने कई जगह अप्लाई भी किया हुआ था। इसके थ्रू मॉडलिंग के भी बहुत सारे ऑफर्स मुझे मिलते रहते थे। लेकिन जब मैंने उस ऐड को देखा, फिर मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट इसके लिए भी मुझे प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि मुझे, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के लोग थे, वहाँ पे मेल भी थी, फीमेल्स भी थे, ओल्ड एजेस भी लोग थे। तो मेरे पापा के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं लड़कों के बीच में काम करूँ, बॉयज़ के साथ काम करूँ, क्योंकि वो तो वैसे भी इस सोच के बहुत खिलाफ थे कि लड़कियाँ बाहर निकले और मुझे बाहर निकल के जाना, लेट नाइट उसमें आना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें थी। खैर मैंने किसी तरीके से, लेकिन मैंने ये काम कोशिश, मैं पहले सोचा कि मैं इसको छुप के करूँ। फिर मुझे लगा नहीं, पापा ने जो मुझे फ्रीडम दी है, उसमें मेरा छुपकर कोई काम करना कुछ गलत जाएगा। मेरे लिए भी होगा और आगे जनरेशन को जब पता चलेगा कि ऐसा, समाज के लिए भी गलत होगा कि एक लड़की ने अपने माँ-बाप की फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो इसलिए फिर मैंने अपने पापा को कन्विंस करना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, नो, नो, पापा नहीं करना है, नहीं। 4 दिन, 5 दिन, हफ़्ता, बट फॉर्म मैं भर चुकी थी। तो अब वो बस उनको समझाने का प्रोसेस चल रहा था कि ताकि वो एग्री हो जाए कि हाँ ठीक है तुम जाओ, लेकिन वो भी तक ना ही कर रहे थे। मैंने अपनी मम्मी को कन्विंस किया, मम्मी रेडी हो गई कि ठीक है। तो फिर मैंने पापा को समझाया कि पापा मम्मी मेरे साथ जाएंगी और जितनी देर मैं एक्ट करूँगी उतनी देर मम्मी मेरे पास वहाँ रहेंगी और गाड़ी तो पापा आपकी रहेगी, भैया आप जाएंगे ड्राइवर भैया।
तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लाने ले जाने में भी। तो उन्होंने थोड़ा विचार किया कि सोचा कि बता रही है और सारी बातें क्लियर कर दी है कि बॉयज़ भी काम करेंगे वहाँ पर। इट मीन्स अगर वो इतना कह रही है तो चलो मम्मी भी जाएगी उसके साथ में, ठीक है। तो इतना करते-करते वो एग्री हो गए। इतना बनता है और आप हाँ। सही भी है। फिर उन्होंने जब भेजना शुरू मुझे किया, तो भई पहले तो इंटरव्यू था, वहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना था। अब इंटरव्यू भी क्लियर होना चाहिए था, जो फॉर्म भरा था मैंने, वो इंटरव्यू के लिए भरा था। अभी सिर्फ़ फॉर्म आया मतलब उसका नाम आया था कि आप आइए और अपना इंटरव्यू क्लियर करिए। हाँ, तो उस समय मैं अपनी मम्मी को लेकर गई थी और मैंने अपना इंटरव्यू दिया। फिर अगले 2 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आना था। बड़ा ही डर भी था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने 4th लिस्ट में नाम देखना शुरू किया। मुझे डर था कि कहाँ फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आएगा, तो नीचे से देखते हैं। 4th लिस्ट में नाम देखा, नहीं था। मम्मी से बोले, मम्मी नहीं। मैंने कहा अच्छा आगे तो देखो। तीसरी में देखा, चौथी सेकंड में देखा। मैंने कहा मम्मी नहीं हुआ है, जाने दो। मम्मी कह रहे एक लिस्ट है अभी, इसमें तो देख ले एक बार। मैंने कहा मम्मी जब इसमें नहीं हुआ तो उसमें कहाँ ही होगा, रहने दो, नहीं देखना मुझे। कहीं नहीं, मम्मी ने बोला नहीं जाओ देखो पहले। तो देखा तो फर्स्ट लिस्ट में मेरा 2nd नंबर पे नाम था। मतलब मुझे अपने होप से बढ़कर मुझे वहाँ मिला कि मैं अपने आप को जिस लेवल पे सोच रही थी कि नहीं मेरा तो, क्योंकि वो एक उन्होंने वर्ग बना रखा था 1st, 2nd, 3rd, 4th कि जिसका जिस सिलेक्शन में होगा उसके हिसाब से उसकी पेमेंट होगी, उसके हिसाब से उसकी पेमेंट होगी। जैसे जो फर्स्ट में होगा उसकी 8,000 है, जो सेकंड में है उसकी 6,000 है, ऐसे करके वो डिवाइड था, वो वर्ग डिवाइड था। तो इसीलिए मैंने सोचा इतने हाई पोस्ट पे मुझे कौन क्या लेगा, 8,000 मतलब महीने का जो मुझे मिलेगा। हाँ, मायने रखता है भाई, उस समय बहुत मायने रखता था। उस समय कहीं पे भी आपकी आप जॉब करें तो 1,000 2,000 ऐसे आपको मुझे लगता है जो उसमें एमबीए करके भी बैठता होगा तो वो भी 2-4 हज़ार रुपये कमाता। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब वहाँ पर ये चीज़ मुझे मिली तो मैं बहुत खुश हुई, मम्मी भी बहुत खुश हुई, आके पापा को बताया। फिर सिलसिला शुरू हुआ पापा का बाय कार भेजने का। अब वहाँ पे जब प्रैक्टिस होती तो लेट हो जाता था, ज़्यादा ही लेट होने लगा। तो एक बार वहाँ के प्रेमचंद्र करके डायरेक्टर थे वहाँ पर। तो एक दिन बहुत लेट हो गया, पापा ने गाड़ी नहीं भेजी। पता नहीं इनके दिमाग से मिस हो गया, क्या हुआ। अब मैं वहाँ बैठ के वेट कर रही थी। बहुत देर तक मैंने वेट किया कि गाड़ी आएगी। तो प्रेमचंद्र डायरेक्टर जो थे वहाँ के, उन्होंने वो वहाँ से गुजरे तो मुझे देखा, वेटिंग में बैठी थी वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, बहुत देर हो गई, 9 बज रहे हैं, अभी तक आप गए नहीं। तो मैंने कहा सर घर से कोई आया ही नहीं अभी तक। कह रहे अच्छा आपके घर से कोई आता है। मैंने कहा जी सर आते हैं, पापा गाड़ी भेजते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है। वो पूछ के वो चले गए। फिर वो दोबारा जब निकलने लगे तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा क्या हुआ, अभी तक कोई आया नहीं। मैंने कहा नहीं सर अभी तक कोई नहीं आया। तो क्या इफ यू डोंट माइंड मैं आपको ड्रॉप कर दूँ आपके घर तक। अब वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं कभी किसी अदर पर्सन के साथ बैठ के गाड़ी में गई नहीं, मुझे डर भी लग रहा था। खैर फिर उन्होंने, वो एजेड भी थे, अच्छे इंसान थे। फिर उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा ठीक है चलो, रिस्क तो जीवन में लेना ही पड़ता है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि लेट नाइट भी था, मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं गई उनके साथ। वो आए और उन्होंने सीधा अपनी शॉप की, मेरे पापा की दुकान थी सराफे की, सीधा वो दुकान के सामने उन्होंने गाड़ी खड़ी की। वो वहाँ से निकले और निकल के वो दुकान के अंदर तक गए और उन्होंने मेरे पापा से मुलाकात की, पापा से मिले और बताया कि ऐसे-ऐसे आपकी बच्ची को मैं ड्रॉप करने आया हूँ। सर गाड़ी नहीं पहुँची तो इस वजह से। तो पापा ने उनको बिठाया, उनका वेलकम किया, उनको ड्रिंक पिलाया। तो खैर वो भी समस्या मेरी, मुझे जो डर लग रहा था वो डर फिर मेरे लिए मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस था मेरा, जिसमें कि विश्वास, कि हमें दूसरे पर भी विश्वास करना चाहिए। हर कोई खराब नहीं होता, हर कोई गलत नहीं होता। तो एक विश्वास मेरा वहाँ भी डेवलप हुआ कि कैसे हम इस चीज़ को समझें कि कौन इंसान सही है गलत है। एक चांस लेना पड़ता है लाइफ में, कभी-कभी रिस्क लेना पड़ता है। तो ये भी मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और ये प्रोग्राम मेरा ऑडिटोरियम में है यहाँ पर खेलगाँव में, श्री फोर्ट। ये 1 हफ्ते का शो चला, जो कि 2 टाइम्स होता था।
सुबह और शाम को। तो हमारा हम 10 बजे वहाँ चले जाते थे। उसके बाद एक शो 2 बजे का, एक शो 5 बजे का करते थे। और उसमें भी हम पापा ही गाड़ी भेजते थे मेरे को लेने ले जाने के लिए, तो मुझे कोई ज़्यादा उसमें असुविधा नहीं हुई। और ये गवर्नमेंट का शो था, नाटक विभाग का, और इसका सर्टिफिकेट मुझे मिला, पेमेंट मिली, और वो पेमेंट लाके मैंने पापा के हाथ में दी तो बहुत पापा बहुत बहुत खुश खुश हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए।